जय भीम इंडिया में मैं स्वाति आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आइए रुक करते हैं आज के कुछ खास खबरों की ओर। प्रधानमंत्री कौशल्य विकास स्किल हब इनिशिएटिव के तहत स्किल हब की स्थापना के लिए सीबीएसई ने मॉडर्न स्कूल कोराडी रोड का चयन किया है। इस योजना के तहत स्कूल द्वारा विभिन्न कौशल्य पाठ्यक्रम पेश किया जा रहा है, जो विद्यार्थियों के रोजगार कौशल्य को बढ़ाने के साथ साथ अर्थव्यवस्था में उपलब्ध विभिन्न रोजगार के लिए सक्षम कार्यबल विकसित करने में मदद करेगी। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद में मॉडर्न स्कूल डायरेक्टर नीरू कपई ने दी। आप सबको ये बताते हुए बहुत खुशी होती है। मैं नीरू कपाई, डायरेक्टर मॉडर्न स्कूल कोराडी रोड नागपुर। आप सबको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि मॉडर्न स्कूल को सीबीएसई ने प्राइम मिनिस्टर कौशल्य विकास योजना के अंतर्गत मॉडर्न स्कूल को सीबीएसई ने स्किल डेवलपमेंट का हब के तौर पे चुना है। इसका मतलब ये कि ये पर्टिकुलर स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग सेंटर रहेगा और यहाँ हम अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को तो ट्रेनिंग देंगे ही देंगे, लेकिन इसकी ट्रेनिंग स्कूल के ड्रॉप आउट्स और बाहर में जितने भी लोग इस तरह की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उनको ये फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट का मकसद ही यही है कि हर इंसान जो शौक़ और हिम्मत और डिटर्मिनेशन रखता है और ज़िंदगी में कुछ सीखना चाहता है और सीख के कुछ कमाना चाहता है, उसको मौका दिया जाए। इसमें एज बार नहीं है कोई, 15 से लेकर 60, 70, 80 साल वाला इंसान भी इसमें ट्रेनिंग ले सकता है। और जो हब की वर्किंग है वो स्कूल के टाइमिंग्स के बाद में होगा। मतलब हमें परमिशन रहेगी कि हम सैटरडे संडेज़ को छुट्टियों में और डेली स्कूल की वर्किंग के बाद में इसको एज ए सेंटर ऑपरेट करेंगे, ताकि बाहर के लोग इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है। इनको सबको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और हर फ़ी का, हर कोर्स का अलग अलग स्ट्रक्चर है। इसमें 50 घंटे का भी कोर्स है, 100 का भी है, 150 का भी है, और उसी हिसाब से जो उनकी फ़ीस है वो भी सीबीएसई ने ही तय करी है, ताकि उनको पढ़ाया जाए अच्छे से और सिखाया जाए। मैं ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ कि ऑनलाइन पे चीज़ें करें, क्योंकि जो वोकेशनल ट्रेनिंग है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अपने काम हाथ से काम करके सीखने में जो काबिलियत पैदा होती है, जो डेवलपमेंट होती है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि कोई भी इंसान उस कोर्स में आगे से आगे बढ़ के अपनी इज्जत की कमाई कर सके। उसका मकसद है। पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए, इस बात पर राज्य के सभी कर्मियों तथा शिक्षक शिक्षकेतर संगठन ने अनिश्चितकालीन बंद का ऐलान किया है। लेकिन कल राज्य के एक शिक्षक ने अचानक आंदोलन पीछे हटाने का वादा किया था। इस बात पर कोल्हापुर जिला प्राथमिक शिक्षक संगठन आक्रामक हो गई और उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि स्वयं घोषित शिक्षक नेता इनके बातों में ना आए और यह बंद जारी रखने का आह्वान इस वक्त किया गया। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस प्रकार की बात राजाराम वरुते प्रसाद पाटील ने कही। पेन्शन आमच्या हक्काची नाही कुणाच्या बापाची, पेन्शन आमच्या हक्काची नाही कुणाच्या बापाची, एकच मिशन। काल 14 मार्च पासून राज्यातील सर्व राज्य शासकीय कर्मचारी, निमशासकीय कर्मचारी, सर्व जिल्हा परिषद कर्मचारी, शिक्षक शिक्षकेतर सर्व संघटना कालच्या बेमुदत संपामध्ये कालपासून उतरलेले आहेत। राज्यातील 17 लाख कर्मचारी या संपामध्ये उतरले असून शासनाने जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी 4 मार्च रोजी आदरणीय बंटीस पाटील साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक जिल्ह्यामध्ये महामोर्चे काढण्यात आले आणि त्यानुसार शासनाने त्या मोर्चात दखल घेऊन आम्हाला जुनी पेन्शन लागू करण्याचा निर्णय कालच्या बजेटमध्ये घ्यायला हवा होता, पण तो न घेतल्यामुळं कालच्या 14 मार्चपासून बेमुदत संप हा शासनानंच लादलेला आहे। त्यामध्ये कुठलाही कर्मचारी त्याला दोषी नाही, शासनाची जबाबदारी होती आम्हाला ती पेन्शनला लागू करणे, आणि म्हणून राज्यातल्या तमाम सर्व शिक्षक संघटना एकत्र येऊन हा आपल्याला जुनी पेन्शन लागू व्हावी म्हणून संप चालू आहे। जोपर्यंत मागणी मान्य होत नाही तोपर्यंत यांनी कितीही कारवाईचे बडगे आमचे उचलले तरी सर्व शिक्षक, सर्व संघटनांचे पदाधिकारी असतील, कर्मचारी असतील, हे संपापासून मागे हटणार नाहीत। काल एका संघटनेच्या नेत्याने
वैयक्तिक स्वतःचं कुणालाही विश्वासात न घेता कुठल्याही जिल्हाधीशांनी चर्चा न करता एकटे जाऊन काहीतरी आमिषाला बळी पडून आम्ही माघार घेत असल्याचे जाहीर केलं. पण त्या एकट्या वैयक्तिक मताला यामध्ये काही महत्त्व नाही. त्यांच्यामुळं संपावर कुठलाही परिणाम झालेला नाही. संप हा मोठ्या ताकदीनं एकजुटीनं चालूच राहणार आहे आणि तो चालूच राहील. राज्य भर में सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने अकोला में कर्मचारियों के आंदोलन को भेंट दी. कर्मचारियों को पेंशन मिलनी चाहिए, यह कहा. सवाल यह है कि 60 साल की लंबी उम्र के बाद क्या किया जाए, इसलिए पेंशन जरूरी है. राज्य सरकार व कर्मचारियों की बैठक में कर्मचारियों की पेंशन को लेकर कोई रास्ता निकाला जाए, ऐसा वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने कहा. पेन्शन ही मिळाली पाहिजे याच्याबद्दल दुमत नाही. याचं कारण असं आहे की लॉंगेविटी ही सुद्धा वाढलेली आहे आणि लॉंगेविटी वाढल्यामुळे असं 60 वर्षी रिटायरमेंट झाल्यानंतर काय करायचा हा मोठा इश्यू आहे. तेव्हा पेन्शन ही मस्त आहे असं मी त्या ठिकाणी मानतो. सरकारने आणि संघटनाने वाटाघाटी करून हा प्रश्न मिटवावा एवढीच फक्त आमची अपेक्षा. जय भीम इंडिया में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का. मिलते हैं ब्रेक के बाद. क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है. तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है. इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है. ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में. लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ. प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है. जनहित में जारी. काळे आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध. हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर. अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepailshospital.com. ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार जय भीम इंडिया में स्वागत है. जय वकील फाउंडेशन एंड रिसर्च सेंटर, बीजे वाडिया चिल्ड्रंस हॉस्पिटल व नांदेड़ के राजस्थानी एजुकेशन सोसाइटी की ओर से आने वाले 23 मार्च से 25 मार्च तक 18 साल के बीच वाले छात्र छात्राओं के लिए नांदेड़ के आर मालपानी मतिमंद विद्यालय में निःशुल्क शिविर का आयोजन किया जा रहा है. इस शिविर में मेंदू विकार, मुंबई की मस्तिष्क रोग तज्ञ डॉक्टर अनैता हेडगे सहित 30 से 35 डॉक्टरों की टीम, छात्रों की टीम जांच व उपचार करने वाली है. ऐसी जानकारी संस्था अध्यक्ष ओम प्रकाश गिल्डा इन्होंने पत्र परिषद में दी. राजस्थानी एजुकेशन सोसाइटी और जय वकील ट्रस्ट के माध्यम से पिछले 12 साल से हम मतिमंद, मूकबधिर, ऑटिज़म और जितने भी मस्तिष्क रिलेटेड प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसके लिए बच्चों का 0 से 18 साल के बच्चों का हम पिछले 12 साल से रेगुलरली शिविर ले रहे हैं. और इस शिविर में अभी तक करीब 7,500 से ज़्यादा बच्चों का हमने चेकअप किया है. और सबसे मेन बात इस शिविर की यह है कि इस शिविर में हम सिर्फ बच्चों को देखते ही नहीं, बल्कि उनके लिए अगर जो भी इन्वेस्टिगेशन लगते हैं, जैसे CT स्कैन हो, MRI हो, न्यूरोलॉजिकल टेस्ट हो या जेनेटिक टेस्ट हो, वो सारे टेस्ट हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं. बच्चों का रेगुलर फॉलोअप करते हैं. फॉलोअप के अंदर हम उनको जैसा फिजियोथेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है या जो भी थेरेपी लगती है वो भी हम यहाँ पे निःशुल्क संस्था की तरफ से और जय वकील ट्रस्ट की तरफ से देने का प्रयत्न करते हैं. सबसे बड़ी बात न्यूरोलॉजी में ये होती है कि इसमें मेडिसिन बहुत महंगे होते हैं और रेगुलर लेना पड़ता है. तो हमारे इस शिविर में हम हर 6 महीने का मेडिसिन हम बच्चों को देते हैं, जिसका आज फ़ायदा हमें ये हुआ है कि करीब 2 से 2,500 बच्चे हमारे पिछले 10 साल में ये अच्छे दुरुस्त हो गए हैं, जिसके झटके की बीमारी हो या जिनके छोटे मोटे सेरिब्रल पाल्सी का प्रॉब्लम हो पैरों में. जैसा कुछ बच्चे ऐसे थे जो स्ट्रेचर पे आए थे, जो आज यहाँ पे वर्क कर रहे हैं. जैसा कोठारी जी मेरे साथ में, उनके पास एक बच्ची जो 12 साल पहले स्ट्रेचर पे आई थी, आज वो उनके पास जॉब कर रही है. तो ऐसे भी हमें बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स इस शिविर के माध्यम से मिले हैं. और हमारे ऐसा कोशिश है कि ये शिविर के अंदर अभी इस बार हम ऑटिज़म पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं. ऑटिज़म मीन्स स्वमग्नता, जिसमें 2-2.5 साल के बच्चों को खुद के बारे में कुछ सब पता नहीं रहता. जैसा आँखों में आँखें मिलाना, या उसके नाम से अगर अपन चिल्लाए या उनके नाम से पुकारे तो आपके पास नहीं देखना,
या वो कहीं पे उड़ी मारना, कोई चीज़ हाथ में आए तो उसको वो चीज़ का वर्किंग पता नहीं रहता। जैसा खुर्ची है तो खुर्ची पे बैठना चाहिए, ऐसा उसको मालूम नहीं रहता। राजस्थानी एजुकेशन सोसाइटी द्वारा पिछले 12 वर्षों से ये शिविर चालू है, जिसमें 30 से 35 डॉक्टर्स बॉम्बे से अनीता जी हेगड़े के अध्यक्षता में आते हैं निरंतर रूप से, और सतत रूप से चलने वाले शिविर में लाखों लोग, हज़ारों लोगों का इसका फ़ायदा हुआ है। और ये शिविर इस बार भी अभी मार्च 23 से 25 तक है, 3 दिन तक चलने वाला शिविर है, जिसमें रिक्वेस्ट है कि ऐसे कोई बच्चे हों जिनको मेंटली चैलेंज बच्चों को कुछ ज़रूरत पड़े तो उनका एग्जामिनेशन हो सकता है। और ये 1 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को इसमें देखा जाता है। शिविर कहाँ होने वाला है? शिविर यहाँ इस स्कूल में मगनपुरा राजस्थानी एजुकेशन सोसाइटी की जो मूक बधिर विद्यालय है उस जगह पर ये शिविर 3 दिन चलेगा। कुछ शुल्क है क्या? सब शुल्क है क्या कुछ? नहीं, ये शिविर निःशुल्क चलता आया है। केवल शुल्क की मतलब मरीजों की तपासनी के अलावा दवाइयाँ भी यहाँ निःशुल्क दी जाती है। ऑटो रिक्शा के इंजन चार्जेस तथा टाकी बदलाव के लिए कोल्हापुर प्रादेशिक परिवहन मंडल की ओर से बीटी फॉर्म भरकर 750 रुपये देना पड़ता था। पासिंग के बारे में आम आदमी रिक्शा संगठन के पश्चिम महाराष्ट्र के प्रदेशाध्यक्ष संदीप देसाई ने अधिकारियों के साथ बातचीत की और आखिर प्रादेशिक परिवहन ने बीटी फॉर्म शुल्क रद्द किया। इस वक्त बाबूराव पुजारी, मंगेश मोहिते, संजय नलावड़े, प्रकाश हरने, विजय भोसले शामिल, शकील मोमिने, प्रभाकर चोंगुले, अमर सिंह डलवी मौजूद थे। आम आदमी पार्टीच्या वतीनं गेले 4 ते 5 महिन्यापासून खास करून CNG LPG टाकीचं पासिंग करत असताना रिक्षा चालकांना एक प्रॉब्लेम सतावत होता, तो म्हणजे बीटी फॉर्मचा। ज्यावेळी टाकी पासिंग करायचं असेल त्यावेळी RTOकडनं बीटी फॉर्मचे 750 रुपये हे सक्तीनं वसूल केले जाईल। नियम वाचल्यानंतर असं लक्षात येतंय की एखाद्या गाडीमध्ये किंवा एखाद्या रिक्षामध्ये काही मोठ्या प्रमाणामध्ये बदल केला असेल, म्हणजे इंजिन बदललं आहे किंवा टाकी बदललेली आहे, चॅसिस बदललेलं आहे, तर अशा वेळी बीटी फॉर्म आपल्याला भरावा लागतो आणि 750 रुपये त्याचे भरावे लागतात। पण नुसतं टाकीचं पासिंग करत असताना म्हणजे टाकी चेक करायची आपल्याला तर बीटी फॉर्मची गरज नाही। आणि कोल्हापूरचं RTO हे सातत्यानं बीटी फॉर्म सक्तीचं करत होतं। आमच्या लक्षात आल्यावर आम्ही त्यांच्याशी चर्चा केली, आंदोलनाचा इशारा दिला आणि 2च दिवसापूर्वी एक अतिशय कोल्हापूरच्या रिक्षा चालकांसाठी आनंदाची बातमी आली की इथून पुढे टाकी पासिंग करताना बीटी फॉर्मची सक्ती रद्द करण्यात आलेली आहे। इथून पुढे रिक्षा चालकांना त्याचा फायदा होणार आणि किमान 1 कोटी रुपये संपूर्ण कोल्हापुरातल्या रिक्षा चालकांचे 1 कोटी रुपये दरवर्षी वाचतील, अशा पद्धतीचं यश आम आदमी पार्टीच्या माध्यमातून आज आपल्याला मिळालेला आहे। आम आदमी रिक्षा चालक संघटनेच्या माध्यमातून हा लढा उभारला आणि यशस्वी केला, याच्याबद्दल मी सगळ्याच आम आदमी पार्टी रिक्षा चालकांच्या पदाधिकाऱ्यांचं, पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांचं अभिनंदन करतो आणि रिक्षावाल्यांचं खास करून ज्याच्यामध्ये त्यांनी सहभाग घेतला, आंदोलनाची आम्ही जी दिशा ठरवली त्याच्यामध्ये त्यांनी सहभाग घेतला, सक्रिय भाग घेतला, या सगळ्यांचा आभार व्यक्त करतो। आज रिक्षा चालक संघटनेच्या रद्दीसाठी इथून पुढे महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाड़ी ने वर्धा में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। मथाड़ी अधिनियम 1969 में हमाली जैसी असंगठित और कमजोर कामकाजी महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अस्तित्व में आया। मथाड़ी अधिनियम द्वारा हमाली के जीवन में स्थिरता लाने का कारण शिक्षित युवा भी बड़ी संख्या में इस हमाली व्यवसाय में आने लगे हैं। हालांकि जैसा कि कुछ असंतुष्ट मंडली जानबूझकर मथाड़ी अधिनियम को बदनाम कर रही है, इस विरोध में यह आंदोलन आयोजित किया जाने की बात आंदोलनकर्ताओं ने की है। राज्य हमाल मापाडी महामंडळाच्या वतीनं पूर्ण राज्यभर आम्ही निदर्शने किंवा निवेदन देतो आहे माननीय जिल्हाधिकाऱ्याला, ते माननीय मुख्यमंत्र्याला देतो आहे माननीय जिल्हाधिकाऱ्याच्या मार्फत। मागणी आमची अशी आहे की संपूर्ण राज्यामध्ये माथाडी कायदा गुंडाळण्याचं सरकारचं धोरण आहे आणि ते गुंडाळू नये। त्याचं कारण असं की या कायद्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर एकही नव्या पैशाचा भर पडत नाही आहे। सरकारी ते उलट माथाडी कामगारांच्या याच्यामध्ये 1.5% प्रशासकीय खर्च घेतला जातो आणि त्याच्यामार्फत संपूर्ण खर्च हे केला जातो। त्याच्यामध्ये सगळ्या कामगारांना प्रॉव्हिडंट फंड, बोनस, ग्रॅज्युइटी, लिव्ह विथ वेजेस, मेडिकल एड, ॲक्सिडंट अशा सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये मिळतात। या सगळ्या प्रकारचं सामाजिक सुरक्षा असताना ही सामाजिक सुरक्षा सरकारने काढू नये असं याच्यातलं म्हणणं आहे।
मुंबईतल्या किंवा नाशिकच्या काही लोकांनी गुंडगिरी केली हमाल कामगारांनी आणि त्याच्यावर सरकारने निर्णय घेतला, तर आमचं असं म्हणणं आहे की राज्यभरात कुठेही आमच्या ठिकाणी त्याची चौकशी करा. आमच्या कुठल्याही कामगारांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा पोलीस तक्रार नाही किंवा पोलिसांचे गुन्हे नाही. तर असं असताना सुद्धा एक भाग आणि दुसरा भाग असा की आमच्यामुळं कुठलाही उद्योग बंद पडला नाही. एक महत्त्वाची गोष्ट की कोरोना काळामध्ये सर्वात जास्त काम करणारे हमाल कामगारच होते. कोरोना काळ सगळं ठप्प होतं, पण कोरोना काळामध्ये हमाल कामगारांमुळे प्रत्येकाच्या घरात अन्न पोहोचलं, धान्य पोहोचलं. ही परिस्थिती आमच्यामुळं सगळ्या प्रकारचे मालधक्के सुरू राहिले, सगळ्या प्रकारचे शासकीय गोडाऊन चालू राहिलेत किंवा खाजगी गोडाऊन चालू राहिले, सगळ्या प्रकारच्या मार्केटमध्ये मालाची ने-आण ट्रान्सपोर्ट सुरू राहिलं. तर एवढी चांगली सेवा आणि सरकारच्या तिजोरीवर भार नसताना सुद्धा देणार असेल आणि तो कायदा गुंडाळणार असेल तर सरकारने याचा पुनर्विचार करावा आणि हा कायदा गुंडाळला जाऊ नये असं आमचं त्याच्यातून अपेक्षा आहे. याच्याशिवाय हा कायदा राज्यातल्या 9 शेड्यूलमध्ये सगळ्या ठिकाणी 9 शेड्यूल म्हणजे बाजार समिती असेल, शासकीय गोडाऊन असेल, ट्रान्सपोर्ट असेल, माल धक्का असेल, विविध प्रकारचे कारखाने असेल, या सगळ्या ठिकाणी हा कायदा जरा प्रभावीपणे त्याची अंमलबजावणी करावी अशी आमची त्याच्यातली महत्त्वाची मागणी आहे. जय भीम इंडिया में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या हुआ बहू? उमा, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है, इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड दिघौरी बस स्टॉप के पास नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepailshospital.com। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार जय भीम इंडिया में स्वागत है। बुल्ढाना जिले के मलकापुर विधानसभा के विधायक श्री राजेश पंडितराव एकड़े ने कल विधानसभा में तारांकित प्रश्न उपस्थित किया। उनका प्रश्न था कि बुल्ढाना जिले के डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर शिक्षा सहायता योजना से वंचित 533 पिछड़े वर्गीय छात्रों को महाराष्ट्र सरकार कब न्याय देगी? क्रमांक 58,183। प्रश्न क्रमांक 58,183। अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, वसतिगृहातील जागांची मर्यादा पाहता पात्र असून सुद्धा अनेक विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत नाही। असे विद्यार्थी वंचित राहू नये यासाठी शासनाने निवास, भोजन आणि निर्वाह भत्ता देण्यासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी सुरू केलेली आहे। राज्यात महाविद्यालयांची संख्या वाढलेली आहे, अर्थातच महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची सुद्धा मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची सुद्धा संख्या वाढलेली आहे। अध्यक्ष महोदय, या प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या लक्षात घेता वसतिगृहापासून वंचित विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना उपयोगाची आहे। मात्र शासनाकडून वेळेवर निधी मिळत नसल्यामुळे स्वाधार योजनेच्या आधारापासून विद्यार्थी व पालक वंचित राहत आहेत। अध्यक्ष महोदय, कोरोना काळात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेसाठी बुलढाणा जिल्ह्यात जवळपास 1100 अर्ज प्राप्त झाले होते। त्यापैकी 537 विद्यार्थ्यांना 2,09,89,000 रुपये या योजनेअंतर्गत अदा करण्यात आलेले आहे। कोरोना काळात निर्वाह भत्त्याचे प्रत्येकी 6,000 रुपये वगळून 37,000 रुपयाप्रमाणे ही रक्कम देण्यात आली होती। अध्यक्ष महोदय, 533 विद्यार्थ्यांचे 1,92,21,000 रुपये अजूनही शासनाकडे थकीत आहेत। अध्यक्ष महोदय, भोजन, निवास व निर्वाह भत्त्याची झळ विद्यार्थ्यांच्या पालकांना पोहोचलेली असून आर्थिक परिस्थिती नसताना सुद्धा कर्ज व उसनवारी करून विद्यार्थ्यांचा हा खर्च पालकांनी भागवलेला आहे। अध्यक्ष महोदय,
माझा स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे की 533 विद्यार्थ्यांचे 1,92,21,000 रुपये स्वाधार योजनेअंतर्गत लवकरात लवकर देण्याची कारवाई शासन करेल काय व असल्यास सदर विद्यार्थ्यांच्या खात्यात किती दिवसात ही रक्कम जमा होईल हे शासनाने आम्हाला सांगावं. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना ही योजना अध्यक्ष महोदय वसतिगृहामध्ये खऱ्या अर्थानं ज्यांना प्रवेशासाठी पात्र आहे अशा विद्यार्थ्यांसाठी आणि अर्ज करूनही वसतिगृहामध्ये प्रवेश मिळाला नाही अशा विद्यार्थ्यांसाठी आपण 6 जानेवारी 2017 पासून राज्यामध्ये सुरू केलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, या योजनेचं स्वरूप असं आहे की ज्या विद्यार्थ्यांनी वसतिगृहामध्ये अर्ज केला आणि वसतिगृहामध्ये त्यांचा नंबर लागला नाही तर त्या विद्यार्थ्यांना आपण अनुदानाच्या रूपामध्ये या ठिकाणी एक आधार देण्याचं काम करतो. जे काही मेट्रो सिटी आहे, मुंबई असेल, पुणे असेल, नागपूर असेल, अशा ठिकाणी जवळपास वर्षभरामध्ये 60,000 रुपये आपण देतो अध्यक्ष महोदय. जिल्ह्याच्या ठिकाणी 51,000 रुपये विद्यार्थ्यांना देतो आणि जिल्ह्याच्या अजून काही ठिकाणी 43,000 रुपये देतो. हड़ताल के दूसरे दिन सरकारी कर्मचारी और भी आक्रामक हो गए हैं. पुरानी पेंशन योजना व राष्ट्रीय पेंशन योजना का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए समिति का गठन किया गया है. सरकार के इस फैसले के खिलाफ रायगढ़ जिला परिषद के कर्मचारियों ने आज अलीबाग में सरकार के फैसले की होली जलाकर विरोध प्रदर्शन किया. इस बार पुरानी पेंशन मिलने तक हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया गया. पेन्शन आमच्या हक्काची कर्मचारी युनियनचा अशा कितीतरी समित्या आम्ही अशीच होळी करणार. कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए प्रदेश भर में हड़ताल का आह्वान किया है. पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग को लेकर कर्मचारी सड़क पर उतरे हैं. सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल का आज तीसरा दिन है और धामनगांव नगर परिषद में भी कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है. नगर परिषद के कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल हुए. कर्मचारियों का यह कहना है कि मांगे पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल जारी रहेगी. राज्यातील तमाम संघटना, राज्य सहकारी संघटना, राज्य सौर कर्मचारी संघटना, आरोग्य कर्मचारी संघटना, सफाई कामगार संगठना, इन्होंने दिनांक 14/3/2023 से अपनी जूनी मांग पूरी करने के हेतु बेमुदत सम पुकारा है. एकच मिशन जूनी पेंशन. कारण क्या ऐसा है, DCPS कर्मचारी जो है जब वो सेवानिवृत्त होता है उसे सिर्फ रिटायरमेंट के बाद में 1,200 रुपये, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये पेंशन मिलती है. उसमें उसका गुजारा नहीं होता. इसलिए महाराष्ट्र नागरिक सेवा अधिनियम 82 के अंतर्गत कर्मचारी को पेंशन मिलना चाहिए. वही मांग को लेके पूरे महाराष्ट्र में आज जन आंदोलन बेमुदत सम चालू है. उसमें धामनगांव नगर पालिका कर्मचारी, सफाई कामगार, इन्होंने दिनांक 16/3/2023 से पाठिंबा देके बेमुदत सम पुकारा है. आज के लिए बस इतना ही. कल फिर मुलाकात होंगी कुछ नए खबरों के साथ. तब तक के लिए बने रहिए जय भीम इंडिया में. जय भीम.